हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण छोटे से सेगमेंट को करते हैं और वो सेगमेंट है टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कि करों के प्रकार। कर हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम सब जानते हैं कि कर के दर पर हमेशा बात होते रहती है। तो आज हम लोग छोटा सा एक वीडियो इसी से संबंधित बनाने का काम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को निश्चित तौर पे पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। खैर, तो पहले हम लोग ये जान लें कि करारोपण क्या है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा अपने नागरिकों से उनके किसी कार्य पर या उनके किसी आर्थिक गतिविधि पर जो कर लगाया और वसूला जाता है उसको टैक्सेशन मतलब कि करारोपण कहते हैं। ठीक है। भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था वाला राष्ट्र है और संघीय व्यवस्था में हम सब जानते हैं कि मोटे तौर पर सरकार के दो स्तर होते हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य की सरकार है। ऐसी स्थिति में भारत में करों को लगाने और वसूलने का जो काम होता है वो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के द्वारा भी किया जाता है। इसके साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत में समय के साथ विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उसको भी अपनाया गया। नगर पालिका और ग्राम पंचायत जैसी संस्थाएं भी स्थापित हो गई। इस कारण से संघीय व्यवस्था के तहत राज्य के अंतर्गत ही कुछ जो स्थानीय निकाय हैं जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, इनको भी कुछ कर वसूलने का अधिकार निश्चित तौर पर दिया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 265 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कानून के द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही कर को लगाने और उसको वसूलने का काम कर सकता है। इसके अलावा करों को लगाने और वसूलने का काम किसी और व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं किया सकता है। खैर, हमारा अभी कंसर्न है कि करों के प्रकार कितने हैं। तो ऐसे तो करों के प्रकारों को अगर लें, उसके टाइप्स को लें तो डिफरेंट डायमेंशन हो सकते हैं, कई आधार पर इनका विभाजन हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से करों का जो प्रकार है इसको दो आधार पर बांटा जाता है। पहला तो कर के भार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बर्डन, मतलब टैक्स बर्डन, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट, मतलब कि कर के दर के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स बर्डन मतलब कर का बोझ जिनके ऊपर आ रहा है उसके आधार पर। तो करों के बोझ के आधार पर करों के दो प्रकार समझ में आते हैं। पहला प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि अप्रत्यक्ष कर। आगे अगर इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग करें तो इनडायरेक्ट टैक्स को भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक स्पेसिफिक टैक्स मतलब विशिष्ट कर, और दूसरा एड वैलोरम टैक्स यथा मूल्य कर। ठीक है। और इधर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट, इसको भी हम लोग तीन भाग में बांट करके देख सकते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब हिंदी में इसको बोले तो प्रगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स मतलब प्रतिगामी कर, और तीसरा प्रोपोर्शनल टैक्स मतलब आनुपातिक कर। इस तरीके से हम लोग करों का विभाजन कर सकते हैं। ठीक है। कर के बोझ के आधार पर और कर के दर के आधार पर। पहले हम लोग समझे कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स सामान्य तौर पर अगर हम लोग बात करें तो आय और संपत्ति पर लगाया जाता है। आय और संपत्ति पर यह कर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष कर वैसे कर को कहते हैं जिसको कि जिसके ऊपर लगाया जाए, अगर वही उस कर को पे करने के लिए लायबल हो मतलब उत्तरदायी हो तो इसको बोलेंगे प्रत्यक्ष कर। मतलब अगर इसको परिभाषिक शब्द में बोले, अर्थव्यवस्था के शब्द में बोले
तो इसका अर्थ यह हुआ कि वैसा कर जिसका इंपैक्ट और जिसका इंसिडेंस दोनों एक ही बिंदु पर पड़ता हो। मतलब कि जैसे इनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया और टैक्स भुगतान के लिए भी यही उत्तरदायी हो, तो इसका मतलब हुआ कि इंपैक्ट और इंसिडेंस दोनों इस पर पड़ा। जैसे इसको मान लें हम लोग ए, तो जब कर का बोझ उसी व्यक्ति को उठाना पड़े जिसके ऊपर लगाया गया है, या जिसके ऊपर लगाया गया है वही अगर उसका भुगतान करे, तो इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। और प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आय और संपत्ति पर लगाए जाने वाले कर होते हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष कर को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, किसी और के ऊपर बोझ इसका नहीं डाल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कर का शिफ्टिंग नहीं हो सकता है। इसका इंपैक्ट और इंसिडेंस मतलब कि करापात और कराघात दोनों एक ही बिंदु पर पड़ता है। और इसका उदाहरण है जैसे कि इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ये जो आय और संपत्ति से संबंधित कर हैं, ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आएंगे। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण भी आपके सामने है। अब अगर हम लोग अप्रत्यक्ष कर को समझें, तो इसी के आधार पर जो मैंने आपको अभी प्रत्यक्ष कर समझाया, उसी से अप्रत्यक्ष कर भी समझा जा सकता है। मतलब वैसा कर जिसको कि जिसके ऊपर लगाया जाए, सीधे तौर पर वो उसका भुगतान न करके उसको शिफ्ट कर दे, ट्रांसफर कर दे। मतलब वैसा कर जिसका कि शिफ्टिंग हो सकता है, जिसका कि हस्तांतरण हो सकता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहेंगे। मतलब कि अप्रत्यक्ष कर में कर का इंपैक्ट और कर का इंसिडेंस दो अलग अलग बिंदुओं पर पड़ेगा। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर लगाया जाए सीधे तौर पर वो भुगतान ना करके वो भुगतान किसी और से ले ले, तो इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर बेसिकली वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है। इसका उदाहरण अगर देखें तो एक्साइज ड्यूटी मतलब कि उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी मतलब कि सीमा शुल्क, ठीक है, सर्विस टैक्स सेवा कर, ये इसके उदाहरण हैं। अब अगर इसको समझना हो कि एक्साइज ड्यूटी मतलब उत्पाद शुल्क, सीधे तौर पर यह लगता है कि उत्पादक के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रारंभिक बोझ तो निश्चित तौर पर पड़ रहा है उत्पादक के ऊपर, लेकिन उत्पादक उस बोझ को शिफ्ट कर देता है जो उससे खरीदेंगे माल। ठीक है, जैसे कि होलसेलर हो गए, आगे फिर रिटेलर हो गया। तो जब करों को शिफ्ट किया जाए, उसको हस्तांतरित किया जाए, तो उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, जिसका कि उदाहरण आप यहां देख रहे हैं। जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर है, जो कि सेल्स टैक्स का अल्टरनेटिव है। इसी तरीके से ऑक्ट्रोई कर मतलब कि चुंगी कर, ये भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ये सब कर ऐसे हैं जिनको कि शिफ्ट किया जा रहा है, मतलब कि करापात और कराघात दो अलग अलग बिंदुओं पर यहां पर पड़ते हुए नजर आते हैं। तो कर के बोझ के आधार पर प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, और उसका अप्रत्यक्ष कर का हमने उदाहरण नहीं बताया। अब देखिए कि अप्रत्यक्ष कर को भी आगे दो भाग में बांटा गया है। एक को कहा गया है स्पेसिफिक टैक्स मतलब कि विशिष्ट कर, और दूसरे को कहा गया है एड वैलोरम। ठीक है, यथा मूल्य कर, हिंदी में भी यहां पर लिखते यथा मूल्य कर, और इसको बोलते हैं विशिष्ट कर। तो विशिष्ट कर को पहले समझ ले। विशिष्ट कर वैसा कर है जो संख्या के आधार पर, मात्रा के आधार पर लगाया जाए। संख्या, मात्रा और वजन के आधार पर अगर कर इंपोज किया जा रहा है तो उसको बोलेंगे विशिष्ट कर। मैं फिर से दोहरा दूं कि जब मात्रा के आधार पर, वजन के आधार पर, उसकी संख्या के आधार पर कर लगाया जाए तो यह कहलाएगा विशिष्ट कर या स्पेसिफिक टैक्स। जबकि एड वैलोरम टैक्स मतलब जब कर वस्तु के मात्रा के आधार पर न लगा करके उसके मूल्य के आधार पर लगाया जाए तो उसको बोलेंगे यथा मूल्य कर। ठीक है, जैसे कि 10 केजी सोना और 10 केजी लोहा, दोनों का वजन तो बराबर है, लेकिन मूल्य के आधार पर जो कर लगेगा वो बोलेंगे यथा मूल्य कर या एड वैलोरम
टैक्स, ठीक है। जैसे कि भारत में उत्पाद शुल्क एड वैलोरम टैक्स की श्रेणी में आता है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो इसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ये पहला प्रकार का कर जिसको कि हम लोगों ने कर के बोझ के आधार पर समझने का काम किया। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ये देखते हैं कि जो टैक्स का दर है उसके आधार पर कौन कौन से कर हैं। तो उसके आधार पर 3 कर का हमने यहां पर बोर्ड पे मेंशन किया है। पहला प्रोग्रेसिव मतलब प्रगामी कर। प्रगामी कर, प्रगामी कर वैसा कर होता है जो आय में वृद्धि के साथ साथ कर के दर में भी बढ़ाने का काम करता है, या आय के वृद्धि के साथ साथ जब करों के दर में भी वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं प्रगामी कर। जैसे ये इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आय मतलब टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे प्रगामी कर। भारत में इनकम टैक्स जो है ये प्रगामी कर है, या सिंपल तरीके से अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो डायरेक्ट टैक्सेज हैं वो प्रगामी कर के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो आय में वृद्धि के साथ साथ जब कर के दर में भी वृद्धि होता चला जाए तो इसको हम लोग प्रगामी कर कहते हैं। और इनकम टैक्स इसका सबसे सहज उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक लिमिट तक, जैसे 2.5 लाख तक टैक्स एग्जम्प्टेड होता है, उसके बाद जैसे जैसे आय बढ़ता है किसी व्यक्ति का उसको अधिक टैक्स देना पड़ता है। इस कर को, प्रगामी कर को न्यायपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि ये अधिक आय वालों से अधिक कर वसूलने का काम करता है। दूसरा जो है वो है रेग्रेसिव, मतलब कि प्रतिगामी कर। प्रतिगामी कर, प्रतिगामी कर इसका ठीक उल्टा है। इसमें क्या होता है कि आय में वृद्धि के साथ साथ, आय में वृद्धि के साथ साथ कर का जो दर है वो घटता जाता है। रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज करता है, कम होता चला जाता है आय में वृद्धि के साथ। इनकम बढ़ रहा है लेकिन टैक्स देने का जो काम है वो कम होता चला जा रहा है। ये जो रेग्रेसिव टैक्स है ये आमतौर पर अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण को प्रस्तुत करता है, और अप्रत्यक्ष कर का सीधा बोझ चूंकि आम लोगों पर पड़ता है इसीलिए प्रतिगामी कर को बहुत न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसका बोझ निर्धन पर अमीरों की तुलना में कहीं ज्यादा पड़ता है। और भारत में गरीबों की संख्या भारी मात्रा में है तो इस टैक्स का बोझ कहीं ना कहीं देश की आम जनता पर, गरीब जनता पर, निर्धन जनता पे पड़ती है, तो इसको न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। खैर, तीसरा टैक्स जो है वो है प्रोपोर्शनल टैक्स, मतलब कि आनुपातिक कर। इसमें आय में परिवर्तन के बावजूद कर का जो दर होता है वो फ्लैट होता है, एक रेट ही होता है। करों के मतलब आय में वृद्धि या कमी से कर के दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 10,000 का 40%, ये फ्लैट रेट हो जाता है, एक रेट। 20,000 भी अगर है तो इसका 40% ही लगेगा, 30,000 भी है तो 40% ही। मतलब जब कर का एक अनुपात तय कर दिया जाए और आय में अंतर से इस कर के दर में कोई अंतर ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आनुपातिक कर। भारत में ये जो कर व्यवस्था है ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, या विधि के समक्ष जो समता का सिद्धांत है उस पर कहीं ना कहीं आधारित नजर आता है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको समझने के लिए बस इतना बात ध्यान रखें कि जिस कर का बोझ जिसके ऊपर डाला जाए वही अगर उसका भुगतान भी कर रहा है तो प्रत्यक्ष, लेकिन अगर कर का बोझ किसी और पर और उसका भुगतान कहीं और मतलब शिफ्टिंग हो रहा है तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच में अंतर निश्चित तौर पर समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए भी ऐसे छोटे छोटे चीजों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ठीक है, और देखते रहें। धन्यवाद।